सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी लक्ष्य सीईटी 2026 पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 6 है उसे कंप्लीट और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, आपके प्रत्येक मॉडल पेपर में एक नया टॉपिक है वो शुरू हो जाता है। तो आज के इस पेपर में आपके 2 नए टॉपिक है वो भी शुरू हो रहे हैं। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हो पहले शुरू कर लेते हैं अपने आज का ये पेपर और सारी बातें हम करते चलेंगे अपने पेपर के बीच में। आपका गोहिल वंश जो था ना, उसके सारे प्रश्न अपन ने पढ़ लिए भाई, यानी अपने इसके कंप्लीट जो इतिहास पढ़ा है ना हमने इसका, गोहिल वंश का, कहाँ से बप्पा रावल से लेके और अपने भोपाल सिंह तक का कंप्लीट इतिहास पढ़ा था और कंप्लीट प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी भाई। तो अब अपने पास नया एक वंश शुरू कर रहे हैं आज के से अपने पेपर से, कछवावा या जिसे ढूंढाड़ वंश कहते हैं, ये शुरू कर रहे हैं। अब इस वंश के कंप्लीट यानी यहाँ अपने पास इसकी स्थापना से लेके अंत तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद में अपना नया जो वंश है वो शामिल कर लेंगे, चिंता नहीं करनी है। अब चिंता चिता का घर होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। प्रश्न क्या है आप लोगों का? प्रश्न है कछवावा ढूंढाड़ वंश के संस्थापक धोला राय, यानी कौन थे भाई? दुले राय भी कहते हैं, ने किस वर्ष दौसा के आसपास अपने आसपास इस वंश की नींव रखी भाई? तो पहला प्रश्न थोड़ा सरल है, लेकिन थोड़ी सी बातें जानना जरूरी है। प्रत्येक वंश के संस्थापक के बारे में जानना जरूरी होता है। तो इन्होंने 1137 के आसपास भाई, 1137 में दौसा के आसपास अपने वंश की नींव रखी थी। अब ये थे कहाँ के भाई, है ना? ये थे आपके पास नरवर के वासी, है ना? ये नरवर के थे। और अगर इनके वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम तेजकर्ण था। हम अपने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत होते हैं, 100+ प्रश्न होते हैं। तो अपने यहाँ पे व्याख्या ज़्यादा पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखो धोला राय, इसके बारे में अभी बताया मैंने, कौन थे भाई? ये क्या होता है भाई, इनका वास्तविक नाम तेजकर्ण ये रहा। इनका वास्तविक नाम तेजकर्ण था। जमुआई माता मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। कोकिल देव कौन थे भाई, है ना? कोकिल देव के बारे में बात करें तो इन्होंने 1207 में अपने आमेर को राजधानी बनाया था, मीणाओं को हरा के, है ना? मीणाओं को हराकर इन्होंने क्या है अपने पास आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये ध्यान में रखना, कौन? वो कोकिल देव थे। पृथ्वीराज कौन थे भाई? तो पृथ्वीराज के बारे में बात करें तो ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग, 12 कोटड़ी व्यवस्था भी इन्होंने की थी भाई, है ना? राणा सांगा के जो खानवा का युद्ध हुआ था ना, उसमें साथ दिया था भाई ढूंढाड़ वंश के किन्होंने? पृथ्वीराज ने। और अपने पास 12 कोटड़ी व्यवस्था भी इन्होंने शुरू करी है। भारमल की बात करें तो ये 1562 में अकबर से भेंट की और अधीनता स्वीकार करी थी। अपने जो पहले राजपूत बनते हैं भारमल, जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये प्रश्न भी बढ़िया है अभी। इसके बाद में बात करते हैं राजा भारमल 1547 से 73 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। बढ़िया प्रश्न होते हैं, आजकल ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं आपकी एग्जाम में। अब इसमें क्या, भारमल 1560 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला शासक बना। देखो पहला शासक तो बना था, लेकिन ये तथ्य थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी बताया मैंने 1562 में शुरू इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, तो पहला तो गलत हो गया भाई। चलिए, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया जिनसे जहांगीर का जन्म हुआ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी थी। ये दोनों कथन सही होते हैं, पहला कथन गलत है। तो 2 और 3 सत्य है भाई। ये आपका ऑप्शन हो जाता है अपने बी ऑप्शन सही। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है? कथन और कारण वाले भाई। बढ़िया प्रश्न है कथन और कारण का। बढ़िया प्रश्न जिसको मैं कहता हूँ ना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल आ रहे हैं भाई। भारमल ने 1562 ईस्वी में सांबर में अपनी पुत्री मरियम उज जमानी का विवाह मुगल सम्राट अकबर से किया। बिल्कुल सही बात है। भारमल अपने गृह क्लेश और सूबेदार शरफुद्दीन के आक्रमणों से आमेर की रक्षा करना चाहता था। अब ये लाइन ना आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी भाई कि भारमल ने अपने गृह क्लेश से ऐसा किया था क्या? अपनी जो बेटी की शादी है वो अकबर से करी थी। हाँ बिल्कुल सही है भाई। उनमें एक तो गृह क्लेश था भाई, अपने घर में आपस में झगड़े फसाद चल रहे थे, और दूसरा अपने शरफुद्दीन नामक एक सूबेदार यानी मुस्लिम शासक था जिसके आक्रमणों से वो परेशान हो गया था। तो इन सभी से बचने के लिए उन्होंने अपनी जो बेटी थी, उस समय अकबर है वो अपने पूरे भारत का शासक था, अपने शक्तिशाली शासक था भाई। तो इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपने राज्य को बचा लिया। जयपुर यानी ढूंढाड़ वंश को उन्होंने अपने वंश की रक्षा कर ली भाई। तो ये था भाई। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है ना वो व्याख्या भी सही करता है, यानी R एक ही व्याख्या भी सही कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें
तो नेक्स्ट दिया किस कछुआ शासक ने 1207 में मीणों को पराजित करके आमेर को कछुआ वंश की स्थायी राजधानी, यानी आमेर को कछुआ वंश की स्थायी राजधानी बनाया। अभी पढ़ लिया भाई, ये तो आप लोगों ने देख लिया भाई। ये कौन थे? ये कोकिल देव थे, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अकबर ने भगवंत दास के माध्यम से किस संत को धर्म चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलवाया था? ये बढ़िया प्रश्न, रिपीट होने वाला प्रश्न भाई। तो इसमें संत जम्बो जी है, संत दादू दयाल जी है, रजब जी है, पीपा जी है। तो इसमें ज़्यादा ये टफ तो नहीं है, लेकिन याद तो हो गया होगा। संत दादू दयाल जी को है, जिन्होंने भगवंत दास की मध्यस्थता से उन्होंने ऐसा किया था भाई। नेक्स्ट बात करें, मानसिंह प्रथम का पहला राज्याभिषेक पटना में हुआ, तो दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ भाई? ये प्रश्न भी बढ़िया बनता है। ऐसे प्रश्न थोड़े कंफ्यूजन कर देते हैं आप लोगों को। पहला कहाँ पे हुआ भाई? राज्याभिषेक हुआ है वो पटना में हुआ है। तो दूसरा कहाँ हुआ है? तो दूसरा इनका हुआ आमेर के महलों में भाई। कहाँ हुआ है? आमेर के महलों में इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था। ये कौन थे भाई? मानसिंह प्रथम। ये भगवंत दास के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र गोद लिए हुए पुत्र थे, है ना, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करें, मानसिंह प्रथम की सूबेदारी और निर्माण कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। विचार करेंगे, बढ़िया प्रश्न आते हैं भाई। अच्छा, 1585 में काबुल, 1587 में बिहार और 1597 में बंगाल का सूबेदार बना। सही बात है, बिल्कुल क्रम से ही है भाई। पहले काबुल, फिर बिहार, फिर बंगाल। तो ये डेट याद रखना भाई। 1585 यानी 85 काबुल, 87 बिहार और 97 में सूबेदार, बंगाल के सूबेदार बने। बंगाल में मानसिंह ने भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। बिल्कुल की भाई, सही बात है। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर और शिलादेवी मंदिर का निर्माण भी करवाया भाई। बिल्कुल करवाया है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? इनकी पत्नी जो थी ना, कनकावती, है ना, इनकी जो पत्नी थी, जो है ना कनकावती जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पुत्र, यानी इनका जो पुत्र था, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनकी याद में अपने पास इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये तथ्य यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि मानसिंह ने नहीं करवाया भैया। अब शिलादेवी मंदिर का निर्माण है वो मानसिंह ने करवाया है, ये ध्यान में रखना। तो आपके कथन 1 और 2 तो सत्य हैं, और अपना तीसरा सत्य, जो तीसरा कथन है ना, वो गलत हो जाता है। तो याद रखना, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। अब चलते हैं आगे बात करें तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो मानसिंह प्रथम के काल में हुआ। तो ये दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल प्रश्न है। नेक्स्ट बात करें रचनाओं और उनके रचनाकारों का मिलान करना भी, ठीक है। बात कर लेते हैं वाणी की बात करें तो वाणी लिखी है आपके पास दादू दयाल जी ने। मान प्रकाश की बात करें तो ये लिखी है मुरारीदान ने। और राग मंजरी और राग चंद्रोदय लिखे अपने पुंडरीक विठल ने। ये आपके पास हो जाते हैं अपने कोट मिलान वाला। नेक्स्ट बात करें स्वाई जय सिंह द्वारा रचित जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ का संबंध किससे है भाई? जीज मोहम्मद शाही का संबंध अगर देखें तो ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान से है भाई। किससे है? ये ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान से होता है इसका संबंध, तो याद रखना भाई। इसके बाद में बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें भाई। अच्छा, इसमें बात करें निम्नलिखित कथनों का, तो क्या कह रहा है? इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा। बिल्कुल सही देखा भाई। इन्होंने 3 मुगल बादशाह कौन कौन से देख लिए? इन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, तीनों का शासनकाल देखा है इन्होंने। अगर बात करें अपने पास कौन कौन, मैंने बता दिया, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। शाहजहां ने कंधार अभियान पर भेजते समय इन्हें मिर्जा की उपाधि दी थी। बिल्कुल दी थी भाई, इनको मिर्जा राजा की उपाधि, मिर्जा की उपाधि है वो शाहजहां ने दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान पर भी भेजा था। बिल्कुल भेजा भाई। तो ये तीनों कथन आपके क्या है? सही हो जाते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। याद रख लेना, याद कर लेना भाई। नेक्स्ट है 1665 में ऐतिहासिक पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई? ये शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी भैया ना। ये वैसे अगर वास्तविक संधि देखें तो शिवाजी और औरंगजेब के मध्य थी, लेकिन औरंगजेब ने अपने जो शासक थे, अपने जो राजा थे अधीनस्थ, मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। और ये अपने पास क्या है? तेज दिमाग वाले थे भाई। इन्होंने शिवाजी को मजबूर कर लिया था अपने पास ये पुरंदर की संधि करने के लिए, तो याद रखना। नेक्स्ट प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई के रचयिता कवि बिहारी किसके दरबार में अपने प्रसिद्ध विद्वान थे भाई? तो ये जयसिंह फर्स्ट के दरबार में थे। और ये कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि जयसिंह जो थे ना, अपने मिर्जा राजा जयसिंह, जो जयसिंह फर्स्ट है वो मिर्जा राजा जयसिंह ही है। तो जयसिंह थे वो अपने बिहारी जी को एक एक दोहे के लिए एक एक सोने की असरपी दिया करता था।
ये बात आती है अपने जयसिंह फर्स्ट के बारे में। अच्छा, स्वाई जयसिंह सेकंड है भाई, स्वाई जयसिंह जो है वो तो है अपने पास जयसिंह सेकंड, और मिर्जा राजा जयसिंह है वो जयसिंह फर्स्ट है। का बचपन का नाम क्या था और इन्हें सवाई की उपाधि किसने दी भाई, ये प्रश्न बढ़िया होता है। तो देखो अपने जो जयसिंह थे ना, इनका वास्तविक नाम विजय सिंह था, और औरंगजेब ने इनको क्या है सवाई की उपाधि दी थी भाई। किसकी? सवाई की। मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह फर्स्ट को किसने दी? वो अपने पास शाहजहां ने दी, और औरंगजेब ने सवाई की उपाधि सवाई जयसिंह द्वितीय को दी, जिसका वास्तविक नाम विजय सिंह था। याद रखेंगे? हाँ, चलिए फिर। सवाई जयसिंह द्वारा रचित जयसिंह कारिका किस विषय से संबंधित है? तो अगर अपन बात करें, जयसिंह कारिका जो है वो आपके पास ज्योतिष से संबंधित है। पहले तो ये पूछ सकते हैं जयसिंह कारिका किसकी रचना है, मिर्जा राजा जयसिंह की कि सवाई जयसिंह की? तो याद रखना सवाई जयसिंह यानी जयसिंह द्वितीय की है, याद रखेंगे। और किससे संबंधित है? तो ज्योतिष से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें तो जो हुर्रा सम्मेलन है भाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बढ़िया प्रश्न है, पूछ सकते हैं। यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही बात है भाई। इसके अध्यक्ष सवाई जयसिंह बने? नहीं बने भाई, सवाई जयसिंह नहीं बने, अभी बता देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मराठों के विरुद्ध सैन्य संगठन बनाना था, बिल्कुल सही बात है भाई। ये और ये दोनों कथन सही है भाई, क्योंकि मराठाओं से परेशान हो गए थे अपने राजस्थान के जो शासक थे, अब वो परेशान हो गए तो इन्होंने एक संगठन बनाया। अब देखो इसका थोड़ी सी बात बता देते हैं। जयसिंह कौन थे? ये अपने पास जो सवाई जयसिंह है ना, जयसिंह द्वितीय लिख देता हूँ मैं, जयसिंह द्वितीय जो थे, इन्होंने इसका आयोजन किया था भाई। ये कौन थे? ये आयोजन करता थे। अध्यक्षता किसने की भाई, है ना? अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता आपके पास मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने करी भाई, जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता करी है भाई। तो ये थोड़ी सी बातें जो ध्यान में आपको रखनी है। वैसे ये हुर्रा सम्मेलन सफल कभी नहीं हुआ था, ध्यान में रखना। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई। इसके नींव रखने वाले पंडित और वास्तुकार शिल्पी कौन थे? तो ये आप जानते हो भाई, इसकी जो नींव रखी थी वो तो रखी थी पंडित जगन्नाथ सम्राट ने, और इसके जो शिल्पी थे वो थे पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है भाई। आगे चलते हैं। देखो आगे चले तो क्या है, 1747 से 48 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुए किस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुए और जयपुर में ईसर लाट का इन्होंने क्या है अपने पास निर्माण करवाया था? तो इसमें बात करेंगे तो इन्होंने राजमहल जो टोंक में है भाई, कहाँ पे? राजमहल टोंक में। इस समय इन्होंने क्या है, इन दोनों के बीच में अपने जो राजा बनने की जो थी ना कि कौन राजा बनेगा, इसके लिए इनके बीच में राजमहल का युद्ध होता है, जिसमें ईश्वरी सिंह जीत जाते हैं और जयपुर में ईसरलाट, जिसको सरगासुली के नाम से भी जानते हैं आजकल, का निर्माण करवाया था। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है ईश्वरी सिंह तथा माधो सिंह फर्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कर लेते हैं। 1750 में मराठा आक्रमण के डर से ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली, बिल्कुल सही बात है भाई। अब जब अपने पास वो इससे पीछे वाला जो युद्ध जीता था ना, कौन सा? ये राजमहल का युद्ध। इसके बाद में जो माधो सिंह थे वो क्या मराठों से संपर्क कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, और उनके बार बार आक्रमण करने से मराठा आक्रमण के डर से ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट से कूदकर अपनी आत्महत्या यानी अपनी जान है वो दे दी थी। ये अपने पहले शासक बने थे ऐसे। माधो सिंह फर्स्ट की बात करें तो 1750 से 68 में मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाया था और 1763 में सवाई माधोपुर नगर बसाया था। दोनों बातें सत्य हैं भाई। क्या है? ये दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है व्याख्या में, है ना। ये प्रश्न क्या है आपके पास, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है और ये भारत के किस मुख्य पठार का हिस्सा है भाई? बढ़िया प्रश्न है ये। तो इसको अपने दक्षिणी पूर्वी पठार को अपने क्या नाम देते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। और ये दक्कन का पठार जो है ना, इसका भाग है भाई। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही ऊपरी भाग है ना। अपने भारत में जो ये मैंने बताया था प्रायद्वीपीय जो पठार है वो इस तरीके से, और इस हिस्से में दक्कन का पठार आता है, और दक्कन का पठार जो होता है उसी का अपने पास क्या है, हाड़ौती का पठार है, वो उसी में आता है। तो ये मैप में मैं समझाऊंगा, लेकिन क्लासेज में समझाऊंगा भाई। अच्छा, इसके बाद है हाड़ौती का पठार भूगर्भिक इतिहास के अनुसार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है और इसका निर्माण कैसे हुआ भाई? ये भी बढ़िया प्रश्न है। ये देखो बात करें तो गोंडवाना लैंड और ज्वालामुखी के बेसाल्टिक लावा के जमाव से बना है अपना हाड़ौती का पठार, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात कर रहा हूँ।
इसके बाद में हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है भाई। इसमें बात करें तो ये मध्यम काली पाई जाती है, जलोढ़ नहीं कर देना भाई, है ना। जलोढ़ आपके पास कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ आपके पास नदी, जो नदी क्षेत्र होता है ना, जैसे अपने पास बनास है, चंबल है, माही है, इनके क्षेत्र में है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि अपने पास बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। लाल लोमी मिट्टी आपके पास डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है और रेतीली मिट्टी अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, जिले जो हैं वहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक फैले ऊंचे पठारी भाग को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ये बहुत बार प्रश्न आ गया भाई, है ना। तो ये मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, पीछे भी समझ लिया। ऊपरमाल का पठार कहते हैं, बाकियों के बारे में मैंने पहले समझा दिया है। नेक्स्ट है हाड़ौती के पठार को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, वे कौन से है भाई। तो हाड़ौती के पठार को हम कहें तो विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार, ये दोनों भाग है अपने हाड़ौती के पठार में। जो इसका उत्तरी भाग है वो तो आपके पास विंध्यन कगार है, जो दक्षिणी भाग है वो दक्कन का लावा पठार है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग अभी समझा के आया हूँ। इसके बाद में बात करते हैं अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल पर पाए जाने वाले भू आकृतिक फोर्ट भ्रंश को भूगोल में किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, इन दोनों के बीच में जो फॉल्ट यानी जो घाटी सी पाई जाती है, इनको महान सीमा भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, महान सीमा भ्रंश कहते हैं, तो ये ध्यान रख लेना आप। अच्छा, इसके बाद में बारां जिले के रामगढ़ क्षेत्र में स्थित उस पहाड़ी की भू आकृतिक बनावट कैसी है जिसे भारत का पहला जियो हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है और माना जाता है कि ये उल्कापिंड के गिरने से बनी है। तो ये कौन सी है भाई, ये आपके पास घोड़े के नाल जैसी आकृति है उसकी। कौन सी की, जो अपने पास रामगढ़ जिले में है ना, उसकी बारां के रामगढ़ क्षेत्र में है, तो इसका नाम याद रखना, घोड़े के नाल जैसी आकृति है। ये प्रश्न थोड़ा सा है लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे भी याद होना जरूरी है, हर चीज़ याद होना जरूरी है, तब जाके आपका चयन होता है। ऐसे झालावाड़ के दक्षिणी भाग में स्थित उच्च भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, जो मालवा के पठार का सीधा विस्तार है भाई। झालावाड़ के दक्षिणी भाग में बात करें तो ये आपके पास क्या है, डग गंगधार की उच्च भूमि कहा जाता है। याद रख लेना, ये प्रश्न बहुत ही शानदार कैटेगरी का है। ऐसे नहीं है कि सर आप तो सीटी की तैयारी करवा रहे हो और बाकी एग्जाम्स में पता नहीं कैसे प्रश्न आएंगे। मैं जो प्रश्न पढ़ा, जो यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ये प्रश्न ऐसे हैं आपकी किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, डग गंगधार की उच्च भूमि है क्या कहाँ पे, झालावाड़ के दक्षिणी भाग में स्थित है और उच्च भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, जो मालवा के पठार से सीधा विस्तार है भाई। मालवा के क्या कहते हैं, मालवा के पठार का सीधा विस्तार भी है ये। नेक्स्ट है कोटा और बूंदी के मध्य स्थित पहाड़ियों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, जिसकी आकृति अर्ध, ये तो आप जानते हो, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय क्या है, उद्यान का हिस्सा भी है। तो ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, क्या नाम जानते हैं इसको मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। और मुख्य बात यह है कि यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये अपने पास बाघ परियोजना की बात करें तो ये तीसरा उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाता है बाघ परियोजना से संबंधित, ये भी याद रखना आप लोगों को। इसके बाद में हाड़ौती पठार प्रदेश की जलवायु राजस्थान के सभी भौतिक प्रदेशों में कैसी पाई जाती है, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर इसमें बात करें तो हाड़ौती के पठार में वर्षा है वो अति आर्द्र होती है भाई, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। बारिश का मैंने बता रखा आप लोगों को, ये पैटर्न मैंने समझा दिया भाई, है ना, पीछे वाले वीडियो में भी समझा दिया, तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बूंदी जिले में स्थित अरावली और विंध्य के संक्रमण क्षेत्र की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन से स्थान पर है, क्या कहते हैं भाई। देखो बूंदी में अगर अपन बात करें तो बूंदी जिले में जो अरावली की है ना, वो सतूर कहते हैं या संतूर कहते हैं, याद रख लेना। हाँ, याद रखेंगे। चलिए फिर इसके बाद में बात करते हैं हाड़ौती के पठार की ढाल किस दिशा की ओर है भाई। ये बहुत बार प्रश्न हो गया भाई। अपने हाड़ौती का पठार पहले उत्तर की तरफ चलता है, फिर अपने पास उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो ये बात मैंने पहले भी समझाई आप लोगों को और अपने बिल्कुल सही तरीके से राजस्थान की मैप में समझाया है मैंने, तो ये देख लेना भाई। ये इसमें बार बार समझाएंगे तो अपनी क्लास काफ़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कोटा बूंदी के अतिरिक्त चंबल के सहारे किन पूर्वी जिलों तक पाया जाता है। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है भाई। विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कहाँ तक है, तो कोटा बूंदी में तो है ही आप लोगों के पास। इसके अलावा बात करें तो धौलपुर में भी है, करौली में भी है, सवाईमाधोपुर में भी है। ये ध्यान में रखना, चित्तौड़, झालावाड़, उदयपुर में नहीं बताना है। कहाँ पे है विंध्यन कगार भूमि कहाँ पे है, इन 3 जिलों में है, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर में। तो हो जाता है बढ़िया प्रश्न। कोटा के पास चंबल नदी पर स्थित वह कौन सा प्रसिद्ध भूआकृतिक गार्ज है जो स्थापत्य और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। अगर इसमें बात करें तो आ जाता है गरड़िया महादेव गार्ज है, ये ध्यान में रखेंगे भाई।
गरड़िया अपने पास महादेव गार्ड याद रख लेंगे भाई, ये तो समझाने वाली बात ही नहीं है। हाड़ौती पठार के वनों में मुख्य रूप से किस वृक्ष की प्रधानता पाई जाती है, ये आप कर दोगे भाई, है ना। ये धोकड़ा प्रकार की जो मुख्य वन है वो पाए जाते हैं कहाँ, हाड़ौती के पठार में। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा जो है वो आपके पास दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ही आ जाता है। इसका क्षेत्रफल बताएं तो 6.89% होता है। पश्चिमी रिश्ते आप जानते हो भाई 61.11% होता है। अरावली की बात आपके पास 9% हिस्से पे है, और पूर्वी मैदान की बात करें तो ये 23% हिस्से पे हो जाता है। ये आपका वास्तविक वर्गीकरण है, इसमें देख लेना अब आप कौन सा छोटा बड़ा है भाई। उत्तर के विशाल मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। उत्तर के मैदान की बात करें, भारत का भूगोल भी है ना आप लोगों के। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है भाई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने ऊंचे भागों को खादर कहा जाता है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। बिल्कुल सही बात है, पुरानी जलोढ़ को खादर ही कहते हैं। यह भारत का सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है, ये सही है। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएंगे सही, 2 गलत क्या है, क्योंकि पुरानी जलोढ़ को आपके पास क्या कहते हैं, खादर नहीं कह के बांगर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। खादर नई जलोढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं, नई जलोढ़ को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करें, नदियां जब भाबर क्षेत्र से निकलकर मैदानी भागों में पुनः धरातल पर प्रकट होती है और उस अत्यधिक नमी और दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसको तराई कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, तराई। ये भाबर क्या होता है, ये कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र होता है भाई, कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र होता है, जिनमें नदी आते ही वहाँ पे पानी है वो नीचे बैठ जाता है, और वो पानी उन कंकर पत्थरों के बीच में से चलता है, और जैसे कंकर पत्थर वाले ये जो क्षेत्र खत्म होता है, वहाँ से फिर वापस दलदली क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है, और पानी धरातल पे मिट्टी पे आना शुरू हो जाता है, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं, याद रखना। और जहाँ पे पानी है, नदी का पानी नीचे बैठ जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भाबर कहते हैं, याद रखेंगे। हाँ, पंजाब के मैदान में नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ भूभाग को दोआब कहते हैं। बारी दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है भाई। अच्छा, बारी दोआब किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो ये आपके पास व्यास और रावी नदियों के मध्य स्थित है। कौन सा, बारी दोआब की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान में रख लेना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना भाई, अभी बता देते हैं, मिलान करवा देते हैं। ये कोंकण तट कहाँ से है भाई, तो कोंकण तट आपके दमन से गोवा तक है, दमन से गोवा तक है। ऐसे अपने पास बात करें ऐसे, तो दमन से गोवा तक का जो क्षेत्र है वो आपके पास क्या होता है, कोंकण तट कहलाता है। मालाबार तट क्या है, मंगलुरु से कन्याकुमारी, यहाँ कर्नाटका से में यहाँ से कन्याकुमारी तक आपके पास आ जाता है मंगलुरु, ये कौन सा, मालाबार तट। कोरोमंडल तट की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तट पे है, इस तरफ आ जाता है। और अगर बात करें उत्तरी सरकार तट की बात करें तो उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल का तट जो होता है, ये सारे मैच है भैया ना, एक दूसरे से अपने पास क्या मैच हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, ध्यान में रख लेना कौन सा किस तरफ है भाई। अच्छा, नेक्स्ट नहीं हुआ, चलिए अभी चल देते हैं। हाँ, केरल के मालाबार तट पर पाई जाने वाली विस्तृत कयाल आकृतियां भौगोलिक रूप से क्या है भाई, कयाल आकृतियां भौगोलिक रूप से क्या है, तो इसमें बात करें तो ये लेगून या पच्छ झीलें बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, कयाल आकृतियां होती है, यानी अपने पास बारिश के समय में इनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जिनको लेगून या पच्छ झील जल झीलें कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली उत्तर के विशाल मैदान के किस भाग में और किस नदी पर स्थित है भाई। इसमें अगर अपन बात करें तो ये आपके पास असम मैदान में और ब्रह्मपुत्र नदी में है। माजुली जो द्वीप है वो कहाँ पे, ये अपने पास क्या भारत का सबसे यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो ये उत्तर के विशाल मैदान में किस भाग में, यानी कहने का मतलब असम मैदान में पाया जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी पे है, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, गंगा डेल्टा के पश्चिमी भाग में सुंदरवन के दलदली डेल्टा मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं भाई। और पाए जाने वाले ऊंचे द्वीपों को 4 नाम से जानते हैं, ये नाम है भाई 4, याद रखना। दलदली गर्तों को क्या कहते हैं भाई, दलदली जो गर्त होते हैं उसको अपन कहते हैं खादर। क्या कहते हैं भाई, उनको खादर कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित चिल्का झील, आप जानते हो उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये किस प्रकार की झील का उदाहरण है, तो ये आपके पास लेगून झील है भाई, है ना, और ये उड़ीसा में है। ये भी ध्यान में रखना भाई, ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। और अपनी भारत की सबसे जो बड़ी जो झील है ना भारत की खारे पानी की, वो यही है। और किस प्रकार की है, तो लेगून झील है।
इसके बाद में पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ तीव्र भाग ढाल के कारण लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है और मुहाने पर किसका निर्माण करती है भाई, ये मैंने पहले समझाया आप लोगों को, ये एस्टुआरी का निर्माण करती है भाई, है ना। ये जोरन बोलते हैं जिसको अपन, एस्टुआरी क्या होता है मैं एक खास बात बता देता हूँ। जब अपने पास क्या होता है कि ये जो नदियाँ है अपने क्या तीव्र ढाल होता है पूरे क्या पश्चिमी तट का, चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो पश्चिमी तट है ना, इसमें ये जो ढाल है ना, यहाँ से जो नदी आती है इस तरफ, ये ढाल बहुत है तो तेज गति से यहाँ पे आती है, तो तेज गति से जब समुद्र में मिलती है तो ये लंबी दूरी तक पानी को पीछे लेके जाती है, और जब लंबी दूरी को पानी को लेके जाती है तो वो अपने पास ज्वार और भाटा जिसको कहते हैं ना, तो जो अपने पास क्या भाटा के समय जैसे भाटा के अंदर पानी चला जाता है अंदर, और ज्वार के अंदर जब बाहर आता है तो ज्वारनद बोलते हैं उनको, ज्वारनद भी बोलते हैं एस्टुआरी को। तो ये एस्टुआरी का निर्माण करती है, ध्यान में रखना भाई। एस्टुआरी मतलब जैसे अपने ज्वार भाटा आता है ना, बिल्कुल वैसी कंडीशन अपने क्या तेज गति से आती है, दूर तक जाती है, फिर वापस आती है, इस तरीके का निर्माण होता है, वो एस्टुआरी होता है। इसके बाद में उत्तर के विशाल मैदान में अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह पर जमा होने वाली सफेद नमकीन परत को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, या क्या स्थानीय भाषा में रे है या क्या कहते हैं, एक तो नाम रे है उसका, दूसरा उसर कहते हैं। क्या होता है भाई, जहाँ अधिक सिंचाई होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरकता वो कम होती जाती है, खारी जमीन होती जाती है, जैसे अपने गंगानगर हनुमानगढ़ की हालत हो गई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत। इसके बाद में बात करते हैं भारत का वह कौन सा तटीय मैदान भाग है जो सर्दियों में नवंबर दिसंबर और उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून से भारी वर्षा प्राप्त करता है। तो ये आप जानते हो भाई, कोरोमंडल तट पे, यानी लौटता हुआ मानसून कहाँ पे, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पे अपने पास क्या है, बहुत तेज बारिश करता है लौटता हुआ मानसून, याद रखना भाई। इसके बाद में 56 का मैदान उत्तर के विशाल मैदान के किस नदी बेसिन का हिस्सा है। 56 का मैदान आप जानते हो माही नदी का बही, ये कहाँ, अपने राजस्थान में तो है, नीचे दक्षिण की तरफ, अपन भारत के भूगोल में राजस्थान भी पढ़ सकते हैं, याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा जाता है, इनका सही क्रम क्या है, यानी ये अपना राष्ट्र भारत है, और भारत में अपने पास यहाँ से जब चलना शुरू करते हैं तो इस तरफ आते हैं, यानी इस तरफ आएंगे तो आपके पास 3 तरीके से बांटा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान को। क्या किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान, ये मतलब जो क्षेत्र है वो ये रहा। इसको अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आता है कोंकण तट, है ना, दमन से गोवा तक बताया है। इसके बाद कन्नड़ किनारा जिसको बोलते हैं वो कनारा बोलते हैं, तट हो जाता है, फिर मालाबार तट हो जाता है यहाँ से नीचे तक। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, अपन पश्चिमी तटीय मैदान को अगर बांटेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ तो सबसे पहले कोंकण, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद मालाबार आता है। इसके बाद में बात करते हैं भारत का पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा और उपजाऊ है। इसका मुख्य कारण क्या है, पहला ही कारण है भाई, पूर्वी तट पर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ बहती है जो विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये ज़्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। गंगा के विशाल मैदान को बांगर और खादर में विभाजित किया जाता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के नवीनीकृत होने वाली उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो नवीनीकृत को अपन क्या कहते हैं, खादर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ये थोड़ी सी बात, प्रश्न थोड़ा सा सरल रह गया, कोई बात नहीं, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद, अपनी राजनीति शुरू हो जाती है, किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है तथा ये प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रेरित है भाई, यानी संविधान संशोधन आपके टॉपिक है कि नहीं है। आज के इस वीडियो में अपने संविधान संशोधन कंप्लीट होने वाला है, चिंता नहीं करनी है। आगे वाले वीडियो में आगे वाले पेपर की बात बता रहा हूँ, वीडियो और पेपर एक ही बात है, उसमें अपने पास क्या है अगला टॉपिक है वो संविधान का भी शामिल करने वाले हैं। ये बताएं तो संविधान का जो अनुच्छेद है ना, जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये अनुच्छेद 368 में है और दक्षिणी अफ्रीका से प्रेरित है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमारे दक्षिणी अफ्रीका का जो संविधान है उससे अपनाई गई है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कथन दिया हुआ, कथन कारण बढ़िया प्रश्न है भाई। भारत में जनहित याचिका PIL ने न्यायिक परिसक्रियता को बढ़ावा दिया है, बिल्कुल दिया है। PIL के बारे में बहुत सारी चर्चा कर ली है, अपनी एक सुपर 20 क्वेश्चन सीरीज शुरू हो रखी है मैंने बहुत प्रकार की जो पेपर सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज है वो शुरू कर रखी है आप लोगों के लिए फ्री में, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। मैंने ये PIL के बारे में उसमें पूरा मैटर आप लोगों को समझा रखा है। PIL मतलब पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, ये बढ़ावा दिया है। PIL के तहत कोई भी नागरिक आपके पास या लोकहित के मुद्दे पर उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है, भले ही वह सीधे तौर पर पीड़ित न हो। बिल्कुल सही बात है भाई, यानी PIL में आपके पास क्या होता है कि आप किसी भी प्रकार से क्या है अपने कोर्ट में जा सकते हो, यानी पड़ोस में काम चल रहा है
और पड़ोस में काम चलता चलता उसका तुमसे लेना देना नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि इस काम के कंप्लीट होने से क्या है, हमें अन्य लोगों को नुकसान होगा, तो आप उसके खिलाफ भी जा सकते हैं, वही PIL होती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही और RA की व्याख्या भी सही करता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, भाई अभी करवा देते हैं। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें आपके पास क्या हो जाता है, क्या किया गया था, इसमें इस प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। फिर इसको किस में रखा गया, फिर अनुच्छेद 300 क में रखा गया, इसको 300 क में रखा गया। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1989 में मतदान की आयु उम्र 21 से घटाकर 18 साल करती है। और 86वां संविधान संशोधन प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 221A बनाया गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही शानदार कैटेगरी का है, ऐसे थोड़ी ना छोटे मोटे प्रश्न। राष्ट्रीयवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न कर सकते हो तो करके देख लो, अगर आंसर आ जाए तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर थोड़ा सा। चलिए मैं थोड़ा सा क्यों पूरा ही बता देता हूँ भाई। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है भाई, है ना, ये ध्यान में रखना। किसी भी प्रकार से युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, है ना, आंतरिक, ये सशस्त्र विद्रोह कौन सा भाई, आंतरिक अशांति वाला जो है ना, उसके स्थान पर मैं बताऊंगा इसके बारे में। ये यहाँ पे दिया हुआ ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित कर दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। युद्ध, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, नहीं होते हैं भाई। ये कब हटाया गया है भाई, यानी कहने का मतलब जब अनुच्छेद 20 यानी 358 और 359 मैंने अनुच्छेद समझाया भाई आप लोगों को, है ना। अनुच्छेद 358 के तहत 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी हुई है ना, अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं, अरे सही लिख देता हूँ मैं, जो स्वतंत्रता दी हुई है ना 6, वो सारी निलंबित हो जाती है, ये स्वतः हो जाती है भाई, ये स्वतः ही क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। लेकिन 359 के तहत जब आप इन दोनों पे आते हो, है ना, तो ये निलंबन नहीं होते हैं भाई, ये पहले निलंबित होते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको भी हटा दिया गया था। मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगा, ये वो 20 प्रश्नों की क्लास देख लेना, आपको सारा कुछ समझ में आने वाला भाई। भारत में जनहित याचिका PIL की शुरुआत का श्रेय मुख्य रूप से किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है भाई, तो इसमें बात बताएं तो मुख्य न्यायमूर्ति VR कृष्णन अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती। ये जो PN भगवती ये कौन थे भाई, ये अपने 17वें मुख्य CGI थे भाई, CGI, ये ध्यान में रखना, ये थे। और 1980 की बात है भाई, ये कब की बात है, 1980 की है, ये ध्यान में रख लेना भाई। तो ये पहला प्रश्न बहुत ही शानदार है, याद रखेंगे बिल्कुल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, अभी करवा देते हैं। राष्ट्रीय आपात कहाँ पे, अनुच्छेद 352 पे। राष्ट्रपति शासन कहाँ पे होता है, 356 में होता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब राज्य में राष्ट्रीय वो आपातकाल, राज्य में जो आपातकाल हो लागू होता है ना, उसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं कहते हैं। वित्तीय कहाँ, 360 में होता है। 352, 356 और 360, 57, 58, 59 कहाँ गए सर, तो 58 और 59 के बारे में तो मैंने बता दिया, बाकी आपको मैं आगे अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर कहोगे अपनी क्लास कितनी बड़ी कर देते हो सर। कारण एक, अच्छा कथन कारण में कथन क्या दिया हुआ भाई, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, नहीं बुलाई जाती है। यानी संविधान संशोधन से प्रक्रिया, कोई विधेयक से संबंधित कोई विधेयक जब आपके पास उस पर असहमति क्या हो जाती है, यानी मतभेद हो जाते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में, तो फिर उसकी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है अपने संविधान में, तो ये गलत हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है, कारण क्या है, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पृथक रूप से विशेष बहुमत पारित होना क्या है, अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है भाई। जब कोई संविधान संशोधन से विधेयक आता है तो दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत आना जरूरी होता है। तो इसमें कथन गलत है और कारण है वो सही है भाई, तो कथन गलत है और कारण है वो सही हो जाता है। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जनहित याचिका PIL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन या कौन से कथन असत्य हैं भाई। असत्य के बारे में बात कर लेते हैं। PIL केवल उच्चतम न्यायालय में ही दाखिल की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय में नहीं है, तो पहला ही गलत हो गया भाई। PIL अपने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय में अपन क्या है अपने उपस्थित दाखिल की जा सकती है भैया। PIL के बारे में सारा मैटर समझाया हुआ मेरा।
निजी लाभ या राजनीतिक हित के लिए दायर की गई याचिका को पीआईएल स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे निजी लाभ के लिए पीआईएल है उसको अपन क्या कर सकते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, यानी न्यायालय में। न्यायालय समाचार पत्रों की रिपोर्ट या पत्रों के आधार पर स्वायत्त संज्ञान ले सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास असत्य कौन सा हो गया, कथन एक जो है ना वो असत्य हो गया, तो केवल एक असत्य हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून जोड़ी गई थी। आप लोगों को याद है भाई, ये आपके पास 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया था। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985 की बात है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, संविधान संशोधनों और संबंधित प्रावधानों का मिलान करना है, अभी कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है भाई, 73वां है आपके पास पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित। 74वां शहरी स्थानीय निकायों से, नगरपालिकाओं से संबंधित है। 101वां बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 101वां वस्तु सेवा कर, हाँ ये रहा भाई, वस्तु एवं सेवा कर पर लागू होना। और 103वां संविधान संशोधन आर्थिक स्वरूप से कमजोर, जिनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण बोलते हैं, उसका 103वां संविधान संशोधन है वो लाया गया था। अपने जो स्वर्ण का जो अपने जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको 10% आरक्षण देने के लिए, जो कमजोर वर्ग के हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, कथन और कारण वाले ही हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों में कटौती कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, किसी भी कर्मचारी के अपने वेतन में कटौती की जा सकती है। भारत में अब तक एक बार वित्तीय आपातकाल लागू किया जा चुका नहीं हुआ भाई, वित्तीय आपातकाल अपने भारत में नहीं लागू हुआ है। तो इसमें कथन एक तो सही है, ए सही, परंतु आर गलत हो जाता है, ये रहा। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, क्या संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान, 42वां संविधान संशोधन ये रहा 1976, इसको लघु संविधान कहा जाता है। तो समझाने वाली बात नहीं, बहुत ही सरल है भाई। राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति शासन एक समय में 6 महीने तक जारी रहता है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल जारी रहता है। इसमें राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है भाई, इसमें अपने राज्यपाल की बात बता रहे हैं। इसे किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, 6 महीने करके 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानमंडल की सत्ता संसद द्वारा प्रयोग की जाती है। बिल्कुल, तीनों कथन सही है भाई, आपके पास क्या हो जाता है, तीनों कथन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित मामलों को उनके सम्मुख यानी प्रमुख विषयों को मिलाना है। केशवानंद बनाम भारती की बात करें तो ये केशवानंद भारती मामला बात करें 1973, तो इसके सामने आ जाएगा संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत, जिसमें अपने ये कहा गया था कि संविधान जो अपने मूल अधिकार उनमें संशोधन कर सकती है अगर वो अपने पास क्या है, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित ना करे। तो मेनका गांधी की बात करें तो यह आपके पास आ जाता है मेनका गांधी मामला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य हो जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम यानी पीआईएल से संबंधित है भाई, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों पे विचार कीजिए भाई। पहचानना है सत्य कथन है क्या, हाँ सत्य कथन को पहचान करनी है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया था, बिल्कुल गलत है भाई। अपने संविधान संशोधन जो विधेयक है वो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों में आ सकता है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही भाई, राष्ट्रपति की कोई आवश्यकता नहीं होती, अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए इसे वापस भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं भाई। संविधान संशोधन का जो अपने पास विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति के पास कोई प्रावधान नहीं है, ना तो वो उसे रोक सकता है, ना उसमें पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ना उसमें बदलाव कर सकता है। तो इसमें अपने सत्य कथन की बात करें तो केवल अपने दो ऑप्शन है ना, यही सत्य है, बाकी दोनों गलत हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं कथन और कारण वाला भाई। जनहित याचिका पीआईएल लोकस स्टैंडाई के पारंपरिक नियम का अपवाद है, बिल्कुल सही बात है भाई। यानी लोकस स्टैंडाई क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। पारंपरिक नियम के अनुसार केवल पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जा सकता है, जबकि पीआईएल में तीसरे पक्ष को भी न्यायालय में जाने की अनुमति होती है। लोकस स्टैंडाई क्या होता है भाई, ये लोकस स्टैंडाई मैं बता देता हूँ क्या है लोकस स्टैंडाई, है ना। ये क्या होता है, पहले क्या था अपने पास है कि जिस व्यक्ति को कोई भी समस्या होती थी वही जाके कोर्ट में अपने पास क्या है जो पीआईएल है वो जारी कर सकता था, मतलब अपनी अर्जी है वो लगा सकता था। जैसे मुझे समस्या हुई तो मैं जाता, लोकस स्टैंडाई यानी व्यक्तिगत जो है ना अपने अधिकार देता है कोर्ट में जाने का। लेकिन पीआईएल में क्या होता है, पीआईएल में कोई तीसरा व्यक्ति भी जा सकता है। जैसे हम दो लोग झगड़ा कर रहे हैं
तो हमारे दो के झगड़े से तीसरे को नुकसान होगा भाई, वो जानता है कि इनके खिलाफ यानी ज़मीनी विवाद है, तो ज़मीनी विवाद में हो सकता है कि भाई इससे हमें आगे चलकर नुकसान हो सकता है, तो वो भी PIL दायर कर सकता है, दाखिल कर सकता है। तो बस ये इसका अपवाद हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था और आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को 1 माह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक होता है, बिल्कुल दोनों कथन सत्य हैं। क्या हो जाते हैं, ये दोनों कथन सत्य हैं भाई। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9A नगरपालिकाएं जोड़ा गया था। आप जानते हो भाई ये कौन सा है, ये 74वां संविधान संशोधन है जिसमें नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया था। इसके बाद में बात करते हैं किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जा सकती है भाई, है ना। जो अपने पास अर्थशास्त्र है ना आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसमें एक आय का भी टॉपिक है, तो उसमें बात करते हैं कि क्या हो जाएगा, ये प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार होती है। तो मैं सीधे बता देता हूँ, शुद्ध राज्य आय को राज्य की कुल मध्यवर्षीय जनसंख्या से भाग देकर है वो व्यक्ति की क्या है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है, तो देख लेना भैया भी। अच्छा, इसके बाद में राजस्थान की बजट संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है भाई। असत्य कथन की बात करें तो क्या हो जाता है, राजस्व व्यय से सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, बिल्कुल सही बात है भाई। राजस्व व्यय से जो है ना सरकार की परिसंपत्तियां निर्मित नहीं होती है। पूंजीगत व्यय से बुनियादी ढांचे सड़क बांध का विकास होता है, बिल्कुल होता है। राज्य कर्मचारियों का वेतन तथा पेंशन पूंजीगत व्यय का भाग होता है, नहीं होता है भाई, पूंजीगत व्यय का भाग नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। सब्सिडी अनुदान को राजस्व में शामिल किया जा सकता है, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, तो ये ध्यान में रख लेना। आपके C ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है कथन कारण भी है, स्थिर मूल्य पर मापी गई राज्य आय को वास्तविक राज्य आय कहा जाता है, माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है भाई। स्थिर मूल्य पर ही जो मानी जाती है ना, स्थिर मूल्य डिसाइड कर देते हैं भाई, वहाँ से अपन स्थिर मूल्य पे रखेंगे, क्योंकि अपने जो भाव तोल है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्थिर मूल्य पर गणना करते समय केवल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली महंगाई के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दिया जाता है, तो ये सही है, कथन और कारण सही है, और कारण जो है ना वो अपने कथन की व्याख्या भी सही कर रहा है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण है वो बजट विधानसभा में प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य अपना बजट है वो विधानसभा में प्रस्तुत करता है। इसके बाद में गैर कर राजस्व के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है भाई, कौन सा या से कथन सत्य है। इसमें बात करें तो आपके पास क्या है, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त होने वाला ब्याज बिल्कुल सही है, खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी और बिजली बिल्कुल सही है भाई, दोनों ही सही है। तो ये अपने पास क्या जाता है, गैर कर राजस्व के संदर्भ में ये दोनों सही बातें हैं। इसके बाद में राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या दिया हुआ है, तो आधार वर्ष आपके पास 2015-16 है, किसके लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए भाई 2015-16। कथन कारण में राज्य सरकारें अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देती है, बिल्कुल देती है भाई। इसका कारण क्या है, पूंजीगत व्यय से राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास होता है, बिल्कुल कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में क्या दर्शाता है, तो राजकोषीय घाटा है वो सरकार की कुल ऋण की आवश्यकता को दर्शाता है भाई, कि सरकार की कुल ऋण की जो आवश्यकता वो कितनी है। राजकोषीय घाटा मान के चलिए हमारे घाटा है 10,000 करोड़ का, 10,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 50,000 ज़्यादा हो गया, यानी 50 करोड़ का घाटा है, तो इसका मतलब हमें ऋण की आवश्यकता है 50 करोड़ की, ये दर्शाता है राजकोषीय घाटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, प्रचलित मूल्य पर राज्य आय में मुद्रास्फीति महंगाई का प्रभाव शामिल रहता है, बिल्कुल रहता है भाई, बिल्कुल रहता है। स्थिर मूल्य पर राज्य आय की गणना वास्तविक आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है, बिल्कुल दर्शाती है, दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे तो ध्यान से देख लेना भाई। इसके बाद में बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है, तो मैं बता देता हूं, देखो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद बराबर क्या होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास का मतलब होता है जो खर्च हो गए हैं, जैसे अपने कोई कंपनी बिठाई, कंपनी से हमें 1,000 करोड़ का फायदा हुआ है, उसमें कंपनी पे खर्चा कितना हो गया है, जैसे अपने मशीन पे कितना खर्च हुआ, मजदूरों पे कितना खर्च हुआ है, वो सारा जब घटा देते हैं तब आपके पास शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद होता है। ये एक उदाहरण दिया, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। राज्य की आकस्मिकता निधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर विचार करेंगे तो यह निधि राज्य के राज्यपाल के नियंत्रण में होती है, बिल्कुल सही बात है, आकस्मिकता निधि है वो राज्यपाल के नियंत्रण में होती है।
अप्रत्याशित या आपातकालीन व्यय के लिए विधानमंडल की पूर्व स्वीकृति के बिना इसमें धन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये ध्यान में रख लेना भाई, ये पूर्व स्वीकृति के बिना ही इसमें अपने पास धन निकाला जा सकता है, तो ये हो जाता है। प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? प्राथमिक घाटा अगर ज्ञात करेंगे तो देखो, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। क्या होता है? राजकोषीय घाटा, उसमें से ब्याज भुगतान जो होता है वो होता है। अच्छा, कथन और कारण में बात करते हैं। उच्च राजस्व घाटा राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक होता है, बिल्कुल होता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार अपने दैनिक प्रशासनिक खर्चों और भुगतान के पूरा करने के लिए ऋण उधार ले रही है। ये दोनों ही सही है भाई, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? अगर पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो सार्वजनिक उपकरणों के शेयर बेचना, निवेश करना होता है। क्या पूंजीगत प्राप्ति? ये होता है भाई, ध्यान में रख लेना भाई। इसीलिए कभी कभी सुनते हो ना, इस कंपनी के इतने शेयर अपने प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इसमें आपके पास क्या हो जाता है? सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र से अधिक रहता है, बिल्कुल रहता है भाई। कृषि क्षेत्र के आंकड़ों के में पशुपालन क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कृषि में शामिल होते ही हैं अपने पशुपालन। दोनों कथन सत्य थे वहां पे। राज्य की संचित निधि से धन की निकासी के लिए किसकी अनुमति आवश्यकता होती है? राज्य विधानमंडल की आवश्यकता होती है। ऐसे बिना उसकी अनुमति के अपन धन निकास नहीं कर सकते हैं संचित निधि से। नेक्स्ट बात करें, सार्वजनिक उपकरणों से प्राप्त लाभ और लाभांश सरकार की किस श्रेणी से की प्राप्ति है भाई? है ना, सार्वजनिक उपकरणों से प्राप्त करें तो ये आपके पास गैर राजस्व कर, अभी गैर कर राजस्व है भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया ये तो। इसके बाद में भारत में आदित्य L1 मिशन को सूर्य पृथ्वी प्रणाली, यानी यहाँ से आपके पास विज्ञान शुरू हो जाती है, जिसमें अपने अंतरिक्ष से संबंधित भी आपके एक टॉपिक है। भारत के आदित्य L1 मिशन को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु के चारों तरफ एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया गया है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो L बिंदु 1 में किया है, L1 बिंदु में किया गया है, जो सूर्य से 15 लाख किलोमीटर थोड़ा इधर है भाई वो। इसके बाद में बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में चंद्रयान 3 जिस स्थान पर उतरा उस बिंदु को आधिकारिक रूप से शिव शक्ति का नाम दिया गया है, बिल्कुल दोनों ही कथन सही है, याद रखना, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नाविक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन की बात करें तो नाविक प्रणाली का संचालन इसरो द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यह प्रणाली भारत और उसकी सीमा को लगभग 1500 किलोमीटर तक क्षेत्र में सटीक बिल्कुल प्रदान करती है। नाविक प्रणाली में कुल 24 उपग्रह शामिल नहीं है। इसका उपयोग नागरिक और सैन्य, ये बिल्कुल अपने पास क्या हो जाता है, 3 ऑप्शन गलत। नाविक प्रणाली में कुल 24 उपग्रह शामिल नहीं है भाई। इसके बाद में इसरो के भारी प्रक्षेपण यान LVM, जिसको अपन GSLV Mark 3 भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज शामिल है, बिल्कुल सही है। चंद्रयान मिशन को LVM-3 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, दोनों कथन सत्य हैं भाई, याद रखना इसके बारे में। इसके बाद एक कथन कारण है भाई, भू स्थिर कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी की सतह से स्थिर दिखाई देते हैं भाई, बिल्कुल दिखाई देते हैं। मैं कारण बताऊंगा। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल के बराबर होता है और यह विषुवत रेखा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। कथन कारण दोनों सही है, यानी कहने का मतलब पृथ्वी की आंतरिक कक्षा के अंदर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो पृथ्वी के बिल्कुल घूर्णन के अनुसार, यानी 24 घंटे में अपनी पृथ्वी अपने घूर्णन पे चक्कर पूरा करती है, वैसे ही वो उपग्रह भी अपने पास 24 घंटे में ही अपना चक्कर पूरा करते हैं। अब दो चीज़ समानांतर चलती है तो वो आपको स्थिर ही दिखाई देती है भाई। इसके बाद में भारत के स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत मानव दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा, बिल्कुल है। निचली कक्षा धरातल में नहीं, अपने ऊपर अंतरिक्ष में। इस मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित महिला व्योमित्र ह्यूमनॉइड भाई रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। दोनों कथन सत्य है भाई, है ना, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट बात करें, निजी क्षेत्र को भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए किस नोडल एजेंसी की स्थापना की गई है? तो इसमें इन स्पेस किया गया भाई, क्या? इन स्पेस। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी IT के संदर्भ में IPv4 और IPv6 पते का आकार क्रमशः कितना होता है? तो ये आपके पास 32 बिट और 128 बिट होता है भाई। कितना? 32 बिट और 128 बिट होता है। इसके बाद में बात करते हैं, कथन क्या है भाई? छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च विकल्प बिल्कुल किया जाता है, किया गया है।
SSLV का मुख्य उद्देश्य कम लागत, कम समय और न्यूनतम अवसंरचना में 500 किग्रा तक के छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना है। कथन कारण दोनों सही है भाई, और व्याख्या भी सही है। एस्ट्रोसेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का पहला समर्पित बहुत तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष खगोल विज्ञान, बिल्कुल यही सही है भाई, यही सही है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी करते हैं भाई। साइबर स्पेस सुरक्षा में फिशिंग शब्द का प्रयोग क्या होता है? एक प्रकार का साइबर हमला जिसमें फर्जी ईमेल और मैसेज भेजकर गोपनीय डाटा, ये आप देख लेना भाई। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मतलब यही होता है। सुपर कंप्यूटिंग के संदर्भ में भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटरों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो क्या है, ये परम शिव IIT BHU और परम शक्ति अपने पास क्या है IIT खड़गपुर, दोनों सही सुमेलित है भाई, दोनों ही सुमेलित है। यानी IIT BHU ने तो परम शिव बनाया था और IIT खड़गपुर ने परम शक्ति बनाया है। नेक्स्ट बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना भी। तो इसके उपयोगकर्ताओं को बिना किसी भौतिक अवसंरचना के इंटरनेट के माध्यम से डेटा और सॉफ्टवेयर सेवाएं मिलती है। यह पे पर यूज, यह भी सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता के पास बहुत भारी कंप्यूटर नहीं, ये गलत है भाई। और गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इसके लिए लोकप्रिय उदाहरण है, सही है। तो इसमें अपने कोई ज़्यादा खास बात भी नहीं रही। नेक्स्ट है आपके पास साइबर सुरक्षा में डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन जो तकनीक का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। एन्क्रिप्शन साधारण पठनीय टेक्स्ट को एक गुप्त कोड में, हाँ ये सही है बात अभी आपके पास। कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। अच्छा, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो क्या है, यह एक विकेंद्रीकृत और वितरित डिजिटल लेजर तकनीक है। इसमें एक बार दर्ज किए गए डेटा को संपूर्ण, ये भी दोनों ही सही है भी कथन। तो चलिए फिर नेक्स्ट बात करें, इसरो द्वारा नासा के सहयोग से विकसित किए जा रहे निसार शब्द उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? तो इसमें बताया तो पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों जैसे भूकंप, ग्लेशियर पिघलना आदि दोहरी आवर्ती को रडार से मैपिंग है भाई, ये देख लेना, बहुत ही सरल सा लगा मुझे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का तात्पर्य क्या है? भौतिक वस्तुओं जैसे उपकरण, वाहनों, सेंसर, इंटरनेट को माध्यम से आपस में जुड़ना और डेटा साझा करना है। इसके बाद में आते हैं भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे, है ना, किस वर्ष थुम्बा केरल से प्रक्षेपित किया गया था? 1963 में प्रक्षेपित किया गया था। तो देखो थोड़ा सा तेज़ गति से पढ़े हैं अपने, कहते हैं ना इंटरवल बाद में अपन ने थोड़ी सी तेज़ गति पकड़ ली थी, कोई बात नहीं है। प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना होगा भाई, है ना। प्रश्न है बढ़िया शानदार प्रश्न है। इन प्रश्नों को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो गारंटीड है आपकी CET और इसके अलावा और जो कंपटीशन एग्जाम्स है ना उसमें काम आने वाले क्वेश्चन सही है सारे। तो इन पेपर्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखा करो। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपने जो पढ़ा है ना उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।